नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत ये ज्योग्राफी की हम पूरी एक एनसीईआरटी कवर कराने वाले थे। क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही थी, उसी क्रम में आगे आज हम चैप्टर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज जो हमारा 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को ज़रूर देखें, ताकि एक बेहतर समझ विकसित हो पाए और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस क्लास का हैंड रिटन PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कराया जाता है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी अपडेट पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। आज है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, एनसीईआरटी नोट्स चैप्टर नंबर 5 है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अच्छा, इसमें परिमंडल में हम बात करें तो हमारा भूमंडल आता है। भूमंडल होता क्या है? एक ठोस भाग होता है जिस पर जीव जंतु जीवन यापन करते हैं, उसे ही भूमंडल कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। जैसे भूमंडल की बात करें, एक सेकंड रुकना। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी जैसे बटी हुई है, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है उसे भूपर्पटी कहते हैं। उसके अंदर वाली है उसे मेंटल कहते हैं। फिर एक बाह्य क्रोड आती है और एक आंतरिक क्रोड, यानी इनर कोर और आउटर कोर। तो सबसे लास्ट परत है जो पृथ्वी की, उसे भैया उसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे लास्ट परत को आंतरिक क्रोड कहा जाता है और पृथ्वी की सबसे शुरुआती परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब इस पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाल के आपको समझाने की कोशिश की गई है। जैसे हमने ये टुकड़ा निकाला, तो ये जो हमारा नीचे वाला भाग है ये है आपका आंतरिक क्रोड, यानी 5259 किलोमीटर। कितनी गहराई तक है? 5259 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बाह्य क्रोड, फिर निचला मेंटल और अपर मेंटल। मेंटल में 2 परतें होती हैं, एक एक निचला मेंटल और एक अपर मेंटल। क्लियर? अब उससे ऊपर है हमारी भूपर्पटी। अगर हम इनकी गहराई देखें तो बेटा 51 किलोमीटर तक तो हमारी भूपर्पटी है और 51 से 700 किलोमीटर तक हमारा अपर मेंटल है, 2900 किलोमीटर तक हमारा निचला मेंटल है और बाह्य क्रोड है। ठीक है, तो मेंटल कितना है? 700 किलोमीटर तक का, और आंतरिक क्रोड है हमारा 5259 किलोमीटर। और पूरी पृथ्वी की जो त्रिज्या है या व्यास है वो कितना है? 6371 किलोमीटर। तो यहाँ तक कोई समस्या? समझ में आई चीज़ें अच्छे से? आगे अब इसी में हम बात करते हैं भूमंडल के बारे में। तो यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। भूमंडल जो हमारा है वो किसका बना होता है? तो हमारा क्लियर हुआ कि भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आगे जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब भूमंडल जो है हमारा वो 2 प्रकार का होता है, यानी इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। एक बड़े स्थलीय भाग और एक
जलाशयों के महासागरीय बेसिन में। ठीक है, तो अब जैसे देखें आगे है कि भूमंडल की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? एक बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों में और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन में। ठीक है, जो हमारा स्थल है उसे महाद्वीपों में बांटा गया है और जो हमारा जल है उसे महासागरीय बेसिन में बांटा गया है और स्थल को महाद्वीपीय बेसिन में बांटा गया है। यहाँ तक क्लियर? ठीक, आगे बात करें समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है एवं स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है एवं स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। क्लियर? अगले पे चलें। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा तल कौन सा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई है कितनी? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अब बात करें ये माउंट एवरेस्ट, ये आपका है कहाँ? तो ये आपका नेपाल में है। ठीक, और नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से, सागरमाथा के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि ये 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट और ये नेपाल में है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और पृथ्वी पे भी ये सबसे ऊंचा शिखर है या विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर। आपसे विश्व का सबसे गहरा भाग पूछे तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। सॉरी, तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहती है अभी। ठीक है, तो आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसी में स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरी खाई है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्लियर? बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको कि जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं उन्हें महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशय को महासागर कहते हैं। ठीक है, आगे आपसे बात करें न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। यानी न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे ये 29 मई 1953 को, ये डेट याद रखनी है, 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे ये पहले व्यक्ति थे? कौन कौन? ये भी याद रखना, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग
नॉर्वे। ठीक है, तो ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे। और कब? 29 मई 1953 को ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जापान की जुंको ताबेई, जो 16 मई 1975 को चढ़ी थी। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना। पहली महिला पूछे तो वो आपको याद रखनी है कि पहली महिला किस देश की चढ़ी थी। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला आपकी जापान देश की थी, जो थी जुंको ताबेई, और ये 16 मई 1975 को चढ़ी थी। यहाँ तक क्लियर? कब चढ़ी थी? 16 मई 1975 को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी, यह 23 मई 1984 को चढ़ी। तो अब भारत की पहली याद रखनी है, ये भी आपको याद रखनी है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, तो आपकी जापान की जुंको ताबेई है, जो 16 मई 1975 को चढ़ी थी। और आपसे अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली, तो आप महिला का नाम याद रखेंगे, बछेंद्री पाल थी, यह 23 अगस्त 1984 को चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 23 अगस्त 1984 को। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं महाद्वीप। तो हमारे पृथ्वी में 7 प्रमुख महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है हमारा वो एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये याद रखना है कि सबसे बड़ा पूछे तो एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मैप में महाद्वीप दिखाए गए हैं, तो वो आपको देखने कौन सा कहाँ है। देखो, ये हमारा यहाँ एशिया है, एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद हमें देखना है अफ्रीका, तो नंबर 2 पे ये अफ्रीका आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया एशिया, ये हो गया हमारा अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका के बाद इधर साइड में आओ, और ये देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है ये? नॉर्थ अमेरिका है। ये कौन सा है हमारा? तीसरा सबसे बड़ा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद हमें देखना है दक्षिण अमेरिका। इसके जस्ट नीचे मैप में आएंगे तो ये यहाँ तुम्हें दिखेगा, ये है तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका। तो ये कौन से नंबर का हो गया? ये हो गया तुम्हारा चौथे नंबर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। अब बिल्कुल नीचे आके देखो तो ये मैप में दिखेगा यहाँ पे तुम्हें अंटार्कटिका। तो 5वें नंबर का कौन सा हो गया तुम्हारा? 5वें नंबर का हो गया तुम्हारा ये यहाँ पे, ये हो गया आपका अंटार्कटिका। अच्छा, अंटार्कटिका के बाद हमें जाना है यूरोप पे। तो अफ्रीका के ऊपर और एशिया के पश्चिम में, अफ्रीका के उत्तर में और एशिया के पश्चिम में आपका स्थित है यूरोप। अब पहुंचे हम यूरोप पे, और ये हमारा 6वें नंबर का महाद्वीप है। अब एक बचा ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए आप एशिया के नीचे आओ, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के थोड़ा सा नीचे, ये रहा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तुम्हारा 7वें नंबर का। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ याद रखी थी हमने कि ये था हमारा सबसे बड़ा, और ये ऑस्ट्रेलिया था हमारा सबसे छोटा। ठीक है, अभी हमने ये क्लियर किया था कि यूरोप, एशिया महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप था, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा महाद्वीप था। अब हम इसी में महासागरों की बात करते हैं। महासागरों की स्थिति क्या है वो देखते हैं। जैसे यूरोप के ऊपर आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आपको मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक, बात करें कि उत्तरी प्रशांत महासागर, तो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है, उत्तरी प्रशांत महासागर। और दक्षिणी प्रशांत महासागर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिणी जो अमेरिका है
उसके पश्चिम में है। यहाँ तक क्लियर। दक्षिण अमेरिका के ही नीचे आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका के नीचे आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। और जो हमारा एशिया है उसके नीचे आपको यहाँ हिंद महासागर देखने को मिलेगा, जो आपका यहाँ एक छोटा सा दिख रहा होगा, ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा जहाँ ये श्रीलंका भी है, तो ये इसके नीचे यहाँ हिंद महासागर। और एशिया के पूर्व में आपको यहाँ पे प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने मैप पे बेहतर तरीके से महाद्वीप और महासागर कवर किए हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब अगले पे चलें। अब हम एक एक महाद्वीप क्लियर करते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप है हमारा। अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी लेते हैं। एशिया महाद्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये हमने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है आपका एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, क्लियर। अब इसमें पृथ्वी का 1/3 हिस्सा, यह जो है ये पृथ्वी का 1/3 हिस्से में फैला, यानी पृथ्वी के 1/3 भाग पे एशिया महाद्वीप फैला। क्लियर। अब यह है महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में। यह जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करो। आपको यहाँ ऐसे पूछेगा कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो आपका जवाब होगा कि यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। क्लियर। थ्योरी है, उससे हमें प्रश्न बनाने पड़ेंगे, तो वो ऐसे ही बनेगा जैसे इसमें दिया है। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है, एशिया के पश्चिम में, और इसे ये यूरोप से अलग करता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि यूरोप को या एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो आप बोलेंगे कि यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, आगे इसी के साथ यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो यूरेशिया किसे कहा जाता है, आपसे ये पूछ ले तो एशिया और यूरोप की जो संयुक्त भूभाग है उसे यूरेशिया कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, विषुवत वृत्त पर 0 अंश अर्थात अक्षांश रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो विषुवत वृत्त पर 0 अक्षांश रेखा है वो इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 0 अक्षांश समझे? मतलब इसका मतलब है आपकी भूमध्य रेखा से। जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से निकलती है। भूमध्य रेखा या एक और नाम है उसका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये आपका 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना अच्छे से। आगे, इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एवं गर्म रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, इसी महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एवं विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान स्थित है। क्लियर। आगे इसी के बारे में बात करें, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो विश्व की
अब आपसे यहीं पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी हो गई आपकी? वो हो गई आपकी ये नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है, ये भी याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, और ये गुजरती कहाँ से है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है। अच्छा, कांगो नदी को भूमध्य रेखा का 2 बार पार करने वाली, यानी जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है जो इस महाद्वीप में स्थित है। यानी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि ये कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली या 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे भैया कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो और याद रखना है कि इस महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा जाती हैं। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से जाती हैं? तो वो आपको याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। तो तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक है, अब इसी में आगे बात करें हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। आगे बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो इसमें क्या है कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। उत्तरी अमेरिका जो हमारा है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है और जिसे पनामा स्थल संधि भी कहते हैं। तो यहाँ तक उत्तरी अमेरिका के बारे में क्लियर। अगले पे चलें, आगे उत्तरी अमेरिका के बारे में जानें। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो आपसे पूछे उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित पूर्णतः स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आगे, यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो आप याद रखेंगे वो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन कौन से घिरा हुआ है? देखो, उत्तर प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, उत्तर अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है तथा कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। तो ये 3 महासागरों से घिरा हुआ एकमात्र महाद्वीप है। तो वो कौन कौन से महासागर हैं? उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। क्लियर। आगे चलें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब पढ़ेंगे हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसमें क्या है कि इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व एवं पश्चिम 2 महासागर हैं। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे, दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी कहाँ बहती है? तो ये दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। यहां तक क्लियर। आगे आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर एवं दक्षिण की ओर फैली है। तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है और ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो आपसे पूछे दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप के मध्य में स्थित है? तो आपका जवाब होगा कि दक्षिणी ध्रुव
अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिण में, मध्य में सॉरी स्थित है। यहाँ तक क्लियर। दक्षिणी ध्रुव में होने से इसमें मोटी बर्फ की परतें पाई जाती हैं। दक्षिणी ध्रुव में होने से इसमें मोटी बर्फ की परतें पाई जाती हैं, ये भी याद रखना। देखो दक्षिणी, जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी होती है, और जब ध्रुवों पे पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो वही यहाँ कहा गया है कि दक्षिणी ध्रुव में होने से इसमें मोटी बर्फ की परतें पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं, जिसमें से हम अपने भारत के शोध केंद्रों के नाम जानते हैं कि भारत का एक तो मैत्री है और एक दक्षिण गंगोत्री। तो भारत के भी शोध केंद्र भी यहाँ स्थित हैं, जिसका नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। तो यहाँ पे भारत के 2 शोध केंद्र हैं, वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? अंटार्कटिका पे एक तो भारत का मैत्री स्थित है और एक भारत का दक्षिण गंगोत्री स्थित है। यहाँ तक क्लियर। अगली स्लाइड पे चलें। चैप्टर 5 बड़ा है तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। आज हम महाद्वीप तक क्लियर करते हैं, फिर अगला जो आधा बचा है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि फिर क्लास 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 आज, पार्ट 2 इसका कल आ जाएगा। ठीक है। अब बात करें हम यूरोप की, यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप जो कि एशिया महाद्वीप से काफ़ी छोटा है, यूरोप जो है वो एशिया महाद्वीप से काफ़ी छोटा है, और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित, एशिया के कहाँ स्थित है? पश्चिम में स्थित है, और अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। बताया था आपको कि यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में और अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। यहाँ तक क्लियर। आगे इसी में बात करें कि इस महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। आर्कटिक वृत्त किस महाद्वीप से गुजरती है? तो ये यूरोप महाद्वीप से गुजरती है। इसमें आर्कटिक वृत्त 8 देशों से होकर जाती है। जो आर्कटिक वृत्त है वो 8 देशों से होकर जाती है। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड व आइसलैंड। इन 8 देशों से होके आर्कटिक वृत्त गुजरता है। जो ये यूरोप है यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो एकमात्र महाद्वीप जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है वो कौन सा है? तो वो है आपका यूरोप महाद्वीप। और इस यूरोप महाद्वीप में ही ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो स्थित है, जिस पे कब्जा किसका है? तो ग्रीनलैंड पे कब्जा है डेनमार्क का। ये आपको याद रखना है। अब बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो वो आपका कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं जलमंडल की तरफ। ठीक है, इसमें जलमंडल और देखते हैं। ये हमारा लास्ट आज का टॉपिक है। इसके बाद अगली क्लास में हम चैप्टर 5 जो बचा हुआ है वो कवर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में अगर कवर किया तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी, यानी एक सवा घंटे के समथिंग पहुंचेगी। इसलिए बाकी की बची हुई क्लास हम कल करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। बात करें अब हम जलमंडल की। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। यानी बहुत बड़े भाग पर पृथ्वी पे जल पाया जाता है और उसी को हम जलमंडल कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका लगभग 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल के रूप में पाया जाता है। 71% भाग पे जल होने के कारण
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? कि नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 71% भाग पे तो जल है, और अंतरिक्ष से जब इसे देखा जाता है तो यह नीली दिखाई देती है, इतने बड़े भाग पे जल होने के कारण। इसीलिए इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जलमंडल में जल सभी रूप जैसे महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सम्मिलित हैं। सॉरी, गले में बड़ी खराश सी है यार, इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस झेलना पड़ेगा। आगे हम देखें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। जो 71% है, यहाँ एक सिनेरियो समझो, जो ये 71% भाग पे जल है, तो ये अपने आप में तो 100% हुआ ना, अपने आप में ये 100% हुआ। अब इस 71% का 97% भाग तो ये कहाँ है? महासागर में। ठीक है, 97% भाग महासागर में है, और इसका जो 3% है वो 3% भाग अपना बाकी बचा हुआ है, जो हमारा जलाशयों में है और हिमनद के रूप में है। ठीक है, कितना है? 3%। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। बाकी ये महासागर में है, ये पीने योग्य नहीं है, और ये हमारा 3% है, ये पीने योग्य तो है, लेकिन इसमें से भी बहुत कम मात्रा में पानी पीने योग्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे इसमें देखें कि जल अधिक खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है, यानी जो महासागरों में ये 97% जल जो महासागरों में है, ये अधिक खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। अगला हमारा जो आगे ये क्लासेस बची हैं, ठीक है, ये और स्लाइड बची हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पार्ट 2 के रूप में 20 मिनट में वो कवर कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। आई होप आज क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो एक लाइक, बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है, एक प्यारा सा एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे लगे कि मैं बेहतर तरीके से सही दिशा में कार्यरत हूँ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी एनसीईआरटी कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपका रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से 6th, 7th, 8th, 9th और 10th तक के हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको मैं बेहतर तरीके से कवर करा दूँगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद एंड वंदे मातरम।